ये कहानी है मेघा की। मेघा और सुनील की लव मैरिज थी। हुआ यूं कि मेघा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में एक बार सुनील बिजली का काम करने गया हुआ था। वहीं मेघा को सुनील से प्यार हो गया। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझसे ऐसे कैसे प्यार कर सकती हैं? आप मेरे बारे में जानती ही क्या हैं? मुझे कुछ नहीं जानना सुनील। मुझे तुम अच्छे लगे इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे घर और पैसे को देखकर नहीं। हाँ, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? मेरे पास कोई कोठी नहीं है। मैं तो एक झोपड़ी में रहता हूँ, और वो भी यहाँ पे नहीं, गांव में। अरे मैं तो यहाँ शहर में काम करने आया था और 2-4 दिन में फिर से अपने गांव लौट जाऊंगा। मैं तो खुद कैसे कैसे अपना घर चला रहा हूँ, और आप हैं कि मुझसे शादी करना चाहती हैं। मैंने बोल दिया ना सुनील, मैं शादी करूंगी तो बस तुमसे। तुम मुझे जिस हालत में रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी, लेकिन शादी तो तुमसे ही करूंगी। सुनील के बहुत मना करने के बाद भी मेघा नहीं मानती, जिस वजह से सुनील ने मेघा से एक मंदिर में शादी कर ली। आओ बहू, मेरे छोटी सी झोपड़ी में तुम्हारा स्वागत है। हाँ भाभी, हमारी झोपड़ी बेशक ही छोटी हो, यकीन मानना हम तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देंगे। और इस तरह शादी करके मेघा सुनील के घर आ जाती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। चूल्हा बाहर आंगन में है। हम चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, ये बताइए कि खाने में क्या बनाना है। बहू, तू रोटी बना ले, जब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ। इतने में वहां मेघा की ननद नेहा आ जाती है। माँ, आज घर में भाभी का पहला दिन है और भाभी को आप चटनी रोटी खिलाएंगी। क्या करूं बेटी, हमारी किस्मत में रोटी चटनी ही लिखी हुई है। झोपड़ी के बाहर खड़ा सुनील सारी बातें सुन लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, मैं अपने परिवार को 2 टाइम का अच्छा खान भी नहीं खिला सकता। खैर, मेघा ने सबके लिए रोटी बनाई। सब खाना खाने लगे। अगले दिन सुनील घर से काम की तलाश में निकल जाता है। दिन से रात हो जाती है, लेकिन सुनील को कोई काम नहीं मिलता। घर लौटते हुए उसे रोड पर खाना पड़ा दिखता है। अरे, ये खाना यहाँ रखकर कौन चला गया? यहाँ तो ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। लगता है कोई यहाँ पार्टी कर कर गया है। उसने खाया नहीं और सारा खाना छोड़ दिया। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ ले चलता हूँ। कम से कम इसी बहाने हम आज अच्छा खाना खा तो पाएंगे। सुनील सारा खाना एक कट्टे में भरकर अपने साथ घर ले जाता है। बाजी, आज खाने में क्या बनाऊं? आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे क्या? नहीं, बाहर जाने की क्या जरूरत है। मैं बाहर का खाना घर ही ले आया हूँ। बेटा, इतना सारा अच्छा अच्छा खाना तू कहाँ से ले आया? अरे माँ, आज मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ मालिक के बेटे का जन्मदिन था, तो वहाँ बहुत बड़ी पार्टी थी। बस वहीं से मैं खाना पैक करके सबके लिए ले आया। अरे मेघा, क्या सोच रही हो? चलो सबके लिए खाने लगाओ। भाई, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों से सच नहीं बता सकता। मेघा ने सबको खाना दिया। खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं कि आधी रात में सबका पेट खराब हो जाता है। अरे बेटा, ये कैसा खाना था कि सबका पेट ही खराब हो गया। अरे माँ जी, वो क्या है ना कि हमने बहुत टाइम से अच्छा खाना नहीं खाया, इसी वजह से हमारा आज अच्छा खाना खाकर पेट खराब हो गया। वो क्या है कि हम हजम नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है,
अच्छा, हम लोगों के पास डॉक्टर से दवा लेने के पैसे तो नहीं है। एक काम करो, सब लोग नींबू पानी बनाकर पी लो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सभी लोगों ने ऐसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक हो गया। भाभी, चलो आज मैं आपको बाजार लेके चलती हूँ। वो यहीं पास में बुध बाजार लगता है। चलो दोनों चलकर घूम कर आते हैं। हाँ नेहा, चलो। मैं भी सोच ही रही थी कि क्यों ना बाहर कहीं चला जाए। दोनों ननद भाभी बाजार के लिए निकल जाती हैं, लेकिन उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वह बाजार से कुछ खरीद पाए। नेहा एक मंचूरियन के ठेले को देखने लगती है। क्या हुआ नेहा, तुम्हें मंचूरियन पसंद है क्या? भाभी, हमने आज तक मंचूरियन खाया ही नहीं है, बस देखकर और सूंघकर ही मन को बहला लेते हैं। तो चलो ठेले के पास चलकर मंचूरियन की महक लेते हैं। दोनों ठेले के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। दुकानदार कुछ देर तक देखता है, फिर अरे आइए बहन जी, बताइए कितने प्लेट लगा दूं? अरे नहीं भैया, हम तो बस मंचूरियन की महक ले रहे थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मंचूरियन खा पाए। अरे निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। जब कुछ लेना ही नहीं है तो यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, चलो भागो यहाँ से। अरे भाई साहब, ये क्या तरीका है बोलने का? हम बस देख ही तो रहे थे। चलो भाभी, यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। दोनों ननद भाभी उसी समय बाजार से निकलकर अपने घर आ जाती हैं। नेहा, मैंने मंचूरियन बनाना सीख लिया है। जब वह दुकानदार बना रहा था, जब मैंने ध्यान से देखा, अगर मुझे सामान मिल जाए तो मैं उससे अच्छा बना सकती हूँ। अरे वाह भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, मैं भैया से बोलकर सामान मंगवा लेती हूँ। अगले दिन जब सुनील काम के लिए निकल रहा होता है, भैया मुझे कुछ चाहिए था। हाँ बोल ना नेहा। भैया, हमारा मंचूरियन खाने का बहुत मन है और भाभी को बनाना आता है। आप कुछ सामान ले आएंगे तो वह घर पर ही बना लेंगी। नेहा, अगर मुझे कुछ काम मिल गया तो मैं उन पैसों से सब सामान ले आऊंगा, वरना तो मुश्किल होगा। सुनील काम के लिए निकल जाता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता। आज भी कोई काम नहीं मिला, अब मैं नेहा को क्या बोलूंगा? सुनील खाली हाथ घर आ जाता है। भैया, मैंने पहली बार तो आपसे कुछ मांगा था और आप वो भी नहीं लेकर आ पाए। मेघा बहुत ही समझदार होती है। वह अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा समझ सकती थी। अरे नेहा, तुम्हें मंचूरियन खाना है ना? हाँ भाभी। ठीक है, तो जाओ और अपने खेत में से जितनी सब्जियां हैं ले आओ, उसी से मैं मंचूरियन बना दूंगी। नेहा खेत से सब्जी लेकर आती है और मेघा उसे बनाना शुरू कर देती है। सब खाने बैठते हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे तो मैंने पहले कभी मंचूरियन नहीं खाया, लेकिन मैं दावे से बोल सकती हूँ कि इससे अच्छा कोई भी नहीं बना सकता। हाँ भाभी, ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसी मंचूरियन तो दुकान पर भी नहीं मिलती होगी। आपने तो दुकान के मंचूरियन को भी फेल कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो क्यों ना हम खुद की दुकान कर ले? सभी इस बात के लिए मान जाते हैं। अब मेघा और नेहा मंचूरियन बनाती और सुनील उसे घर के बाहर ठेला लगाकर बेचता, और इस तरीके से अब उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। कंपनी में जॉब करता था। जी, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेघा से तो एक बार पूछ लो। मेघा बेटी, तुझे लड़का पसंद है? मेघा शर्माकर वहां से चली जाती है और सबको जवाब मिल जाता है। जल्दी ही दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी करते ही
घर की पूरी जिम्मेवारी मेघा पर आ जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के सिवा कोई नहीं था। अब सौरभ ऑफिस में काम करता और मेघा घर में काम करती। एक साल में ही मेघा और सौरभ को एक सुंदर सी लड़की होती है। और इधर सुरेश के घर वालों ने कामनी नाम की लड़की को पसंद किया और जल्दी ही सुरेश और कामनी की भी शादी करवा दी। कामनी अपने साथ बहुत सा दहेज और कैश लेकर आई थी। दोनों ही बहन भाई अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। लेकिन एक रोज सौरभ जिस कंपनी में काम करता था, वहां से उसकी जॉब छूट जाती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब कैसे हुआ? सौरभ जी, वे ऐसे कैसे आपको अपनी कंपनी से निकाल सकते हैं? मेघा, जिस कंपनी में मैं काम करता था, वह कंपनी अभी बहुत ही लॉस में चल रही है। इसी वजह से मेरे बॉस ने बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया है, जिसमें मेरा भी नाम था। कोई बात नहीं जी, आप परेशान मत होइए, आपको जल्दी ही एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सौरभ बहुत से कंपनी में इंटरव्यू देता है, लेकिन उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता। सौरभ जी, आपको 2 महीने हो गए हैं और आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। बहुत ही मुश्किल से मैं घर चला रही हूँ। घर में अब तो राशन भी खत्म हो गया है। सौरभ कोई जवाब नहीं देता और उदास मन से वहां से चले जाता है। मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो शायद मेरी कोई मदद कर दे। मेघा अपने भाई को फोन करती है। नमस्ते भैया, कैसे हो? अरे नमस्ते मेघा, ठीक हो? तू बता, सब ठीक है ना? भैया, कुछ ठीक नहीं है। सौरभ जी की जॉब छूट गई है। उन्होंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? अरे हाँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पता करता हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। सौरभ ने अपने कई दोस्तों से बात की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। सौरभ के पीछे खड़ी कामनी ने सारी बातें सुन ली। मेघा, मैंने कई जगह बात की, लेकिन अभी कहीं भी वैकेंसी नहीं है। तुझे कोई और मदद चाहिए तो मुझसे बताना। भैया, अगर कुछ पैसे की मदद हो जाती तो। वो क्या है कि मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। अरे हाँ, मैं तेरे भी अकाउंट में 5,000 रुपये भेज देता हूँ। थैंक यू भैया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? तू बहन है मेरी, तेरी मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या क्या कहा तुमने? तुम अपनी बहन को 5,000 रुपये दे रहे हो? हाँ, वो सौरभ जीजा की जॉब छूट गई है। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कुछ पैसों की मदद कर दूं। अरे कोई जरूरत नहीं है पैसे उड़ाने की। अरे हम क्यों दे पैसे? मेरे घर वालों ने इसलिए तुम्हें दहेज नहीं दिए कि तुम उन पैसों को अपनी बहन को बांटो। अपनी जुबान पर लगाम रखो कामनी। पहली बात तो मैं तुम्हारे घर के दिए हुए पैसे नहीं दे रहा, मैं अपनी कमाई के पैसे दे रहा हूँ अपनी बहन को। और तुम्हें हमारे बीच में बोलने का हक किसने दिया? तुम अपने काम से काम रखो। सौरभ इतना बोलकर गुस्से में वहां से चले जाता है। फिर एक रोज मेघा सौरभ और अपनी बेटी पिंकी के साथ अपने मायके आई हुई होती है। मेघा तो अपने भाभी से बहुत ही अच्छे से बात करती है, लेकिन कामनी मेघा से बहुत ही उखड़ी उखड़ी बात करती है। कामनी बहू, जाकर आलू के पराठे बना ले। मेघा बेटी को आलू के पराठे बहुत पसंद है। कामनी गुस्से से रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब नाश्ता करते हैं। जब भी मेघा 2 पराठे खाने के बाद एक पराठा और उठाने जाती है। अरे मेघा, मैंने तुम्हारे लिए बस 2 ही पराठे बनाए हैं, बाकी सुरेश जी के लिए हैं। कामनी की बात सुनकर मेघा को बहुत ही दुख होता है और वह शर्मिंदगी महसूस करती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है मेघा से बात करने का? अगर मैं भी पराठा लेती तो तू मना कर देती क्या? अरे नहीं माँ जी, मैं आपको क्यों भला मना करती? आप कहो
तो मैं आपके लिए और पराठे बना दूं? फिर तूने मेघा को क्यों मना किया? वो इस घर की बेटी है। मेघा बेटी, तू और पराठे ले ले। अरे नहीं माँ, बस मेरा पेट भर गया। वो भाभी ने इतने अच्छे पराठे बनाए थे, इसलिए बस मैंने सोचा कि एक पराठे और खा लूं, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है। अरे बेटी, ले लेना, अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान। अपनी माँ के कहने पर मेघा एक पराठा और ले लेती है, लेकिन सौरभ को ये अच्छा नहीं लगता और वह उसे अपने घर जाने की बोलता है। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। दोनों अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पैसे की कीमत समझ आ जाती है। अब दोनों ने बहुत मेहनत से नौकरी ढूंढी। इधर सौरभ को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। वहीं मेघा भी अकाउंटेंट की जॉब करने लगती है और वह अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। बेटी बेटी रेनू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। पायल बहुत ही तेज और घमंडी दिमाग की लड़की थी, वहीं रेनू बहुत ही शांत और अच्छे दिल की लड़की थी। साथ ही वह माता अम्बे की बहुत ही बड़ी भक्त थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। पायल और रेनू, तुम दोनों की पढ़ाई तो खत्म हो गई है और अब तुम दोनों की शादी की उम्र भी हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लड़का देख रहा हूँ। मेरे दोस्त के दो लड़के हैं, काफी अमीर हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों की वहां बात चलाऊं। अमीर लड़के का नाम सुनकर पायल बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं रेनू इस रिश्ते से खुश नहीं थी। नहीं पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें शादी करने में क्या परेशानी है? पापा, अभी तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। अरे तू पागल है क्या रेनू? जब इतना अच्छा और अमीर लड़का मिल रहा है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अरे जब उसके पास इतने पैसे हैं तो तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत होगी? चुपचाप शादी कर ले, इसमें तेरा ही फायदा होगा। नहीं पापा, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। महेश को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुझे 1 साल का टाइम दे रहा हूँ। अगर तूने 1 साल में शादी के लिए खुद हाँ नहीं किया तो मैं तेरी शादी एक गरीब लड़के से करवा दूंगा। रेनू इस बात के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पायल की तुषार नाम के लड़के से शादी हो जाती है। महीने निकलने लगे और इस बीच बाप बेटी के बीच में बहुत दूरी आ जाती है। महेश रेनू से बात ही नहीं करता। वह तो बस 1 साल पूरे होने का इंतजार कर रहा था और आखिर वह दिन आ ही गया जब 1 साल पूरे हुए। मैंने जैसा कहा था कि अगर तूने 1 साल में खुद हाँ नहीं किया तो मैं तेरी शादी एक गरीब लड़के से करवा दूंगा। हाँ पापा। हाँ तो अब तू तैयार हो जा। अगले दिन पायल का फोन आता है। नमस्ते पापा। हाँ नमस्ते बेटी, कैसे याद किया? पापा, वो 1 साल पूरे हो गए ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक गरीब लड़के के बारे में बता दूं। वो क्या है कि मेरे घर के पास में ही एक गरीब परिवार रहता है। आप बोलो तो मैं रिश्ते की बात चलाती हूँ। हाँ बेटी, तू बात कर, मैं जल्द से जल्द रेनू की शादी करना चाहता हूँ। पीछे खड़े रेनू सारी बातें सुन लेती है। हे माता, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरा बुरा नहीं होने दोगी। अब सब आप पर ही मैं छोड़ती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए एक अच्छा लड़का ही सोचेंगी। रेनू के परिवार वालों ने सुरेश नाम के लड़के से शादी करवा दी। सुरेश के घर में बस उसकी माँ थी। वह अपना जीवन कैसे कैसे गरीबी में काट रहे थे। सुरेश ईंट भट्टी पर काम करता था, लेकिन अचानक से शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेश के ऊपर ईंट गिर जाती है, जिस वजह से उसके पैर और हाथों में चोट लग जाती है। हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? मेरे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दो माता रानी।
लेकिन जब तक मुझे कोई नौकरी करनी होगी, लेकिन इतनी जल्दी नौकरी मिलेगी कहाँ। आखिर में थक हार कर रेनू पायल के घर जाती है। दीदी, मुझे कोई काम मिल सकता है आपके घर में? पहली बात तो तू मुझे दीदी मत बोल। यहाँ तू काम मांगने आई है, तो उस हिसाब से मैं तेरी मालकिन हुई। मैं तेरी मालकिन हुई तो तुझे मुझे मालकिन बोलना चाहिए। अच्छा, तो तुझे काम की जरूरत है? हाँ, मैं कोई भी काम कर लूंगी, बस तुम मुझे काम दे दो। ठीक है, तो घर का सारा काम आज से ही शुरू कर दे, जिसके लिए मैं तुझे 5,000 दूंगी पर मंथ। अब देख ले, तुझे जमता है तो कर, वरना कहीं और देख ले। अब तेरी मर्जी है। रेनू काम करने के लिए मान जाती है। कुछ दिन बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। वो क्या है कि मुझे नवरात्रि की पूजा के लिए सामान लाना था। पैसे? लेकिन मैंने तुझे सैलरी तो दी थी। हाँ मालकिन, लेकिन वो मेरे पति के दवाई में चले जाते हैं, और जो कुछ बचते हैं वो घर के राशन में। मुझे नवरात्रि की पूजा के लिए थोड़े पैसे दे दो। पायल 100 रुपए निकाल कर देती है। ये ले, इससे अब 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। लेना है तो ले, वरना कोई बात नहीं। रेनू चुपचाप पैसे ले लेती है। 100 रुपए में क्या ही आएगा। भैया, ये नारियल कितने का है? 50 का है बहन जी। 50 का? फिर तो मैं बाकी सामान ले ही नहीं पाऊंगी। भैया, कुछ कम कर लोगे? अरे बहन जी, कितना कम करूं? मुझे खुद को मुनाफा नहीं हो पा रहा। अच्छा, आपके पास कितने पैसे हैं? भैया, मेरे पास तो बस 100 रुपए हैं। अच्छा लाइए, मैं थोड़ा थोड़ा सामान दे देता हूँ। रेनू नवरात्रि का थोड़ा सामान लेकर घर आ जाती है, और अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है, जिसकी पूजा रेनू का पूरा परिवार बहुत ही लगन और श्रद्धा से करता है। वहीं पायल का भी परिवार नवरात्रि की पूजा करता है। दोनों बहन ने नवरात्रि का व्रत किया। रेनू तो पूरे दिन कुछ नहीं खाती, लेकिन पायल पूरे दिन बस मुंह ही चलाती रहती। कैसे कैसे 9 दिन पूरे हुए, और आज दोनों बहन ने कन्या पूजन रखी। दीदी, मैंने अपने घर कन्या पूजन रखी है, आप जरूर आना। अरे ओए, मैं गरीबों के घर नहीं जाती। मैं नहीं आने वाली तेरी पूजा में। और वैसे भी भगवान अमीरों के घर आते हैं, गरीबों के घर नहीं। चल, जा अब यहाँ से। दीदी, आपका मन हो तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं। रेनू इतना कहकर घर चली जाती है, और बहुत ही अच्छे से कन्या पूजन करती है। अब इधर पायल कन्या का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसके घर कोई भी कन्या नहीं आती। ये क्या हो रहा है? एक भी कन्या नहीं दिख रही। इतने जोर की भूख लगी है, जल्दी जल्दी कन्या को खिलाकर मैं खुद खा लेती। कहाँ मर गई ये कन्याएं? पायल, अपनी जुबान पर लगाम रखो। तुम्हारी जुबान और घमंड की वजह से ही हमारे घर में कोई कन्या नहीं आई। और अपनी बहन से कुछ सीखो। इतने गरीबी में भी वह इतने अच्छे से कन्या पूजन किया है उसने। अपनी बहन से जाकर माफी मांगो, वरना भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पायल को अपनी गलती का पछतावा होता है, और वह रेनू के घर जाती है। अरे मालकिन, आप यहाँ? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। और ये क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। माफी मुझसे नहीं दीदी, माता रानी से मांगो। अब पैसे के घमंड में आ गई थी, जो ये तक भूल गई थी कि इंसान अमीरी गरीबी देखता है, भगवान नहीं। भगवान के लिए तो सब बराबर ही है ना। रेनू, अभी तक मेरे घर एक भी कन्या नहीं आई, और मैंने अभी तक कन्या पूजन भी नहीं की। कुछ करना रेनू। आप चलकर कन्या पूजन की तैयारी करो दीदी, मैं अभी कन्याओं को लेकर आती हूँ। रेनू कन्या लेकर पायल के घर जाती है, और अब दोनों बहन कन्या पूजन करते हैं।
हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।